Good morning, students. Today's topic is aplanatic points of a sphere. किसी स्फीयर के जो aplanatic points होते हैं उनको हम आज पढ़ेंगे. ओके, सो aplanatic points पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन एक टर्म आता है, तो उस पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा सा समझना होगा कि व्हाट इज़ पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन. सो पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन समझने के लिए हमने एक रे डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है. सो दिस इज़ द रे डायग्राम to understand the paraxial approximation. So first, if we consider refraction at a spherical surface SPM. So this is the spherical surface SP and this is M. ये M मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, सॉरी. तो SPM, ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस है और हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है O. ओके, और ये जो मीडिया है this medium has the refractive index mu1 and this medium has the refractive index mu2. यानी कि लाइट रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, या फिर आप ये इस तरीके से कह सकते हैं कि सपोज दिस इज एयर, दिस मीडियम इज एयर, and if this medium is something else medium, then we can say that this spherical surface is ये जो spherical surface है वो एक मीडियम में रखा हुआ है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, mu1. ओके, सो लाइट रे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या करती है, इंसिडेंट होगी इस स्फेरिकल सरफेस पे एंड देन रिफ्रैक्ट होगी. ओके, दिस एंड जैसे कि आपको पता है रिफ्रैक्शन होने के बाद ये इमेज फॉर्म करती है. ओके, सो वी विल कंसिडर अ पॉइंट, वी हैव कंसिडर्ड हियर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O एंड दिस इज एमिटिंग रेज इन ऑल डायरेक्शन. ये सारे डायरेक्शन में जो है रेज इमिट करता है, यानी कि अभी हमने इसमें केवल एक रे दिखा रखी है, बट एक्चुअली में होगा क्या, ऐसे ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कई. तो आप देखेंगे कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है इस पे ये जो इंसिडेंट रे है वो ये एंगल भी बना सकती है, ये एंगल भी बना सकती है, ये एंगल भी, ये एंगल भी. ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम कि यहाँ जो लाइट रे है वो स्फेरिकल सरफेस के साथ लार्ज एंगल भी बना सकती है और स्मॉल एंगल्स भी बना सकती है. ठीक है, सो वी कैन मेंशन हियर दैट नॉट ऑल रेज emanating from O converge to a single point. We have to mention, we cannot, we have to mention. तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर हम ये मेंशन कर रहे हैं कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट O है इससे जितनी भी निकलने वाली जो रेज हैं, जितनी भी इंसिडेंट रेज जो इससे जो रेज निकलेंगी और जो इस पे इंसिडेंट होगी स्फेरिकल सरफेस पे, वो सारी की सारी जो रेज हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होगी. यानी कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये एक रे है, एक रे ये है, एक रे ये है, ये रे है, ये तीसरी है, ये चौथी है, तो ये सब जा कर के इस तरीके से एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होगी. ठीक, ओके. सो हम क्या करते हैं कि हम केवल उन रेज को कंसिडर कर लेते हैं जो कि स्मॉल एंगल बना रही है, उन रेज को हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो इंसिडेंट रे को हम उन इमिनेटिंग रेज, इमिनेटिंग मतलब जो ओ पॉइंट से, ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जितनी भी रेज, हम उन रेज को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर जो कि स्मॉल एंगल्स बनाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. ठीक, सो ऑल रेज डू कन्वर्ज टू अ सिंगल पॉइंट आई. तब जो स्मॉल एंगल वाली जो हम बात कर रहे हैं कि हम वो वाली रेज ले केवल जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल बना रही हैं, तो वो सब की सब जितनी भी स्मॉल एंगल वाली जो रेज होंगी
जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत छोटे छोटे एंगल बना रही हैं, वो सब कन्वर्ज होंगी आई पे। ओके, एक्चुअली इस रे डायग्राम में हमने स्मॉल एंगल ही बना रखा है। वैसे हम देखें तो ये स्फेरिकल सरफेस है और ये जो ओ है, अगर उसमें हम लार्ज एंगल की बात करें तो लार्ज एंगल जो है वो ये होगा। ठीक है, सो जब हम कह रहे हैं कि ये लार्ज एंगल ये होगा, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये सब लार्ज एंगल है और एक स्मॉल एंगल हमने ये ले लिया सपोज। ठीक है, तो स्मॉल एंगल्स पे जितनी भी स्मॉल एंगल्स जितने भी हैं, वो सारी रेज जो होंगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट आई पे क्या होंगी, एक पॉइंट आई पे जो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इमेज फॉर्म करेगी। लेकिन ये जितनी भी लार्ज एंगल्स और स्मॉल एंगल्स हैं, ये सब के सब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म नहीं करेंगी। ठीक है, तो हम केवल स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन कि स्मॉल एंगल्स वाली जो इमेनेटिंग रेज हैं वो एक पॉइंट पे जो है कन्वर्ज होती हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, उस अप्रोक्सीमेशन को हम कहते हैं पैरा एक्सियल अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो पैरा एक्सियल अप्रोक्सीमेशन क्या है कि अगर जो इमेनेटिंग रेज हैं इस ऑब्जेक्ट पॉइंट से और वो इमेनेटिंग रेज स्मॉल एंगल बनाती हों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो वो सब जो हैं वो एक पॉइंट आई पे क्या होती है, कन्वर्ज होती है। ओके, सो दिस अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितनी भी पैराक्सियल रेज हैं, ठीक है, तो जितनी भी पैराक्सियल रेज हैं वो ओ से आई तक ट्रेवल करेंगी सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। यानी कि सपोज एक पैराक्सियल रे ये है, एक पैराक्सियल रे ये है, एक पैराक्सियल रे ये है, और ये तीनों की तीनों आई पे कन्वर्ज हो रही हैं। ओके, तो तीनों की तीनों जो आई पे ओ से आई तक जाने में जो टाइम लेंगी, इन तीनों के लिए जो टाइम होगा वो सेम होगा अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल। ओके, so in this approximation it was found that image of point objects are perfect। यानी कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज हैं वो परफेक्ट इमेज होंगी इस अप्रोक्सीमेशन के अनुसार। ओके, तो इस अप्रोक्सीमेशन को जब हम ले रहे हैं तो तब जो इमेजेस जो होंगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की वो परफेक्ट बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि लार्ज एंगल्स और जो स्मॉल एंगल्स हैं वो सब जाकर, अगर हम उन सब की बात करें तो वो एक पॉइंट पर के क्या कन्वर्ज नहीं होगी, और अगर कन्वर्ज नहीं होगी तो वो इमेज जो फॉर्मेशन होगी वो परफेक्ट इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं कि स्मॉल एंगल्स वाली जो इमेनेटिंग रेज हैं वो एक पॉइंट पे जो है वो क्या होती है, कन्वर्ज होती है। से यहाँ पर आई पॉइंट पे जो है कन्वर्ज हो रही है। सो तब हम ये कह सकते हैं कि वो जो इमेज बनेगी वो परफेक्ट इमेज बनेगी। ओके, और जितनी भी रेज इमेनेटिंग रेज जो होंगी ऑब्जेक्ट पॉइंट से जो निकलने वाली जितनी भी रेज होंगी वो एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि से यहाँ पर आई हम जो मान रहे हैं, यहाँ पर जो हमने आई माना है, ये जो आई माना है हमने यहाँ पे, इस आई को हम इमेज पॉइंट कहते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि लार्ज एंगल्स के लिए और स्मॉल एंगल्स के लिए तो सेम पॉइंट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग वाला जो पॉइंट है, यानी कि जो इमेज पॉइंट हम कह सकते हैं वो सेम नहीं होगा। ओके, सो ये यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है दैट फॉर रेज मेकिंग लार्ज एंगल्स विद द एक्सिस दे डू नॉट पास थ्रू द सेम पॉइंट। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन अ परफेक्ट इमेज इज नॉट फॉर्म। सो रिफ्रैक्शन के बाद एक परफेक्ट इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो इसके लिए हम दो पॉइंट्स को बताते हैं, वो दो पॉइंट्स क्या होते हैं, एप्लैनेटिक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो फॉर अ गिवन स्फेरिकल सरफेस, जब इसमें एक इमेज हमें परफेक्ट इमेज जो है हमें वो चाहिए जिसमें कि कोई एब्रेशन ना हो, तो उस इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो पॉइंट्स मानने पड़ेंगे। उन दो पॉइंट्स को हम एप्लैनेटिक पॉइंट्स कहते हैं। और वो दो पॉइंट्स क्या होते हैं, दैट फॉर अ गिवन स्फेरिकल सरफेस
there exist 2 points at which all rays making large and small angles, okay, emanating from one point intersect each other at the other point. इसको आप समझ सकते हो इस वाले डायग्राम से कि ये जो डायग्राम है, रे डायग्राम, ये स्फेरिकल सरफेस है एक, ओके। और यहाँ हमने जो है 2 पॉइंट्स माने हुए हैं, वो 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी माने नहीं है, वो 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें जो है एक पॉइंट से सपोज वो जो पॉइंट है वो है पॉइंट ओ, ये पॉइंट मान लिया हमने, ठीक। सो इस पॉइंट से निकलने वाली जितनी भी रेज होंगी, ठीक, for a given spherical surface there exist 2 points at which all rays emanating from one point intersect each other at the other point। यानी कि ये पॉइंट निकली, ये पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट पॉइंट से एक रे ये निकली, एक ये निकल रही होगी, एक ये निकल रही होगी, एक ये निकल रही होगी, एक ये निकल रही होगी। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये सपोज यहाँ मीडियम कुछ और है, ये माना कि ये वाला एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगी, बट सपोज यहाँ जो मीडियम है वो μ1 है और μ2 है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द दैट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, आपको पता है कि नॉर्मल के साथ जो है वो रिफ्रैक्टेड रे किस तरीके से बैंड होगी, टूवर्ड्स होगी या अवे होगी, ओके। सो सपोज जो भी है हम डेंसर टू रेयरर अगर जा रहे हैं तो ये नॉर्मल की तरफ जो है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से जो है नॉर्मल से अवे होगी, ओके, रिफ्रैक्टेड रे। सो इन सबको अगर हम इन सबको ये जितनी भी जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी यहाँ से, माना ये वाली रिफ्रैक्टेड रे ये थी, ये रिफ्रैक्टेड रे ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, इन सबको अगर हम मिलाएं पीछे तो हमें एक ये दूसरा पॉइंट मिला, ओके। सो ये जो पॉइंट मिला हमें दूसरा, और एक ये पॉइंट हमें मिला, ये एक पॉइंट है ऑब्जेक्ट पॉइंट। सो these two points are called the aplanatic points। These 2 points are the aplanatic points of a sphere, okay। यानी कि एक गिवन सरफेस, गिवन स्फेरिकल सरफेस के लिए 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो 2 पॉइंट्स जो एग्जिस्ट करते हैं at which all rays emanating from one point intersect each other at the other point। यानी कि एक पॉइंट से जितनी भी जो रेज निकलेंगी वो दूसरे पॉइंट पर जाकर के एक क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यानी कि यहाँ से जो रे निकली, सपोज ये हुई, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, एक रे, ये मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ये है अगर सपोज कोई स्फेरिकल सरफेस, तो ये ओ पॉइंट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट। इससे जो इस स्फेरिकल सरफेस पे केवल एक रे तो इंसिडेंट होगी नहीं, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। माना ये रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो इस तरीके से हुई, इस तरीके से हुई। अब मैं इनको पीछे बढ़ाऊँ तो ये एक पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ ये दिस पॉइंट इज आई पॉइंट, ओके। यहाँ इसकी इमेज फॉर्म होगी। तो दीज 2 points O and I are called the aplanatic points of the sphere। These are the aplanatic points of the sphere, ठीक है। सो aplanatic points जो हैं इनको जो है आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि aplanatic points जो है किस डिस्टेंस पे होंगे सी से हम, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उससे जो है दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस हम देखते हैं। सो ओ सी, तो आप जो ओ सी है, ओ सी, दिस ओ सी, पहले हम इस डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। सपोज ये जो एक स्फेरिकल सरफेस है वो रखा हुआ है एक मीडियम में, ये एक मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है। तो रेज जो हैं वो इस ऑब्जेक्ट पॉइंट से जाएंगी
और इंसिडेंट होंगी इस स्फेरिकल सरफेस पे और टकरा करके यहाँ रिफ्रैक्ट होगी। ओके, तो एक ही रे की हमने इसमें बात की है, ठीक। और यहाँ जो हमने मीडियम लिया है वो मीडियम एयर लिया है। ओके, और यहाँ हमने मीडियम कोई सा भी मीडियम लिया है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, μ1 है। एयर का रिफ्रैक्ट यहाँ पे हमने सपोज पहले हमने ले लिए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है और μ2 है, ठीक है। तो जो यहाँ हमने मान लिया एयर, तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और μ1 को मान लिया हमने कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मीडियम है। ओके, तो रे इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू दी another medium and the another medium is air. Okay, so here this P is the pole or center of the spherical surface and this C is the center of curvature. Okay, and O is the object point and I जो है वो बाद में फॉर्म होगा, that is the image point, ठीक। so center of curvature से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिस पॉइंट से सी पॉइंट से और पी पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है वो दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो जो पी सी है वो आपका है रेडियस ऑफ, ये आपने पढ़ा ही होगा पहले, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसे हम कैपिटल आर से शो करते हैं, ठीक। यानी कि ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आर है। तो इस सी पॉइंट से मैं यहाँ भी जाऊँगी तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट मीन्स ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये तो आर है ही, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो जितनी भी डिस्टेंसेज हैं ये सारी स्फेरिकल सरफेस पे लगने वाली जो डिस्टेंसेज हैं सी से, वो क्या होंगी, कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। ओके, तो जो सी ओ का रिलेशन है ये हम स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो सी ओ का जो रिलेशन है यानी कि सी ओ सॉरी डिस्टेंस जो सी ओ की है दैट इज आर बाई म्यू। ओके, ये जो होती है वो होती है आर μ2 अपॉन μ1, ठीक है। अब यहाँ पे जो μ2 है वो क्या है, 1 है, μ2 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और μ1 जो है यहाँ पर हमने माना हुआ है क्या, म्यू। तो जो हमारा सी ओ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर बाई म्यू, ठीक है। तो सी ओ जो यहाँ पर वो कितना है, आर बाई म्यू। ओके, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, एप्लैनेटिक पॉइंट, सेकंड एप्लैनेटिक पॉइंट जो है यानी कि आई, ये इसकी डिस्टेंस हमें पता लगानी है इस सी से। ओके, यानी कि हमें ये जो डिस्टेंस है सी आई ये फाइंड आउट करनी है। ओके, सो हमारा टास्क क्या है यहाँ पर, हमारा टास्क है टू फाइंड दी सी आई और आई सी। सो आई सी जो है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट आई पे, सॉरी ये जो पॉइंट, ये जो सी, अच्छा मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया। ओ जो ओ एन जो है वो क्या है, ओ एन जो है वो एक क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट होगी लाइट इस तरीके से। और रेयरस ये जो, अच्छा ये जो यहाँ पर देख लो आप, सी से इस एन पॉइंट पे, सॉरी सी से यहाँ पर एक जो है हमने क्या करा, अच्छा ये जो सी है ना, सी से मैंने बताया आपको जो कोई भी पॉइंट पे, यानी कि एक तरीके से ये है, ठीक है। मैं इस ये जो स्फेयर है, सॉरी ये सर्किल मान लो आप, सर्किल ही यहाँ पर तो स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस होगा, ठीक है। यानी कि कोई स्फेयर है उसका एक पार्ट ले सकते हो आप, उसको स्फेरिकल सरफेस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो 2 डायमेंशन में देखो तो आप क्या दिख रहा है, आपको ये एक सर्किल का एक पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो ये सेंटर होता है सर्किल का, इसको मैं किसी भी एक सरफेस पे एक पॉइंट से जोड़ रही हूँ तो ये दैट इज़ द रेडियस, ये जो है क्या होती है, रेडियस होती है, आपको पता है ओ पी, सपोज दिस इज द रेडियस, ठीक है। तो ये जो ओ पी है वो इस सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, आपको पता है। तो ये यहाँ से यहाँ मैं ड्रॉ करूँ, सॉरी इस ओ पॉइंट से एक दूसरा ये पी डैश पॉइंट ड्रॉ करूँ तो ये भी क्या होगा, एक
परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसी तरीके से सी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया स्फेरिकल सरफेस पे, दैट इज सी एन। ओके, दैट इज सी एन। ठीक, अब ये बताओ सी एन, ठीक है, यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि सी एन इज द नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो ओ एन है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, वो आपको पता है नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो वही लिखा हुआ है, इसको देख लेना आप फिगर को बड़ा करके। ये जो एंगल है, ये एंगल यानी कि इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल के साथ वो एंगल कितना है, आई है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्योंकि लाइट जो है वो किस मीडियम से किस मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, तो नॉर्मल से क्या होगी, हट जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइट रे है वो इस तरीके से जाएगी और यहाँ से नॉर्मल से हट जाएगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ओके, तो नॉर्मल से जब हट जाएगी तो ये जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर। ठीक है, तो ये दिस एंगल इज आर एंगल। ओके, तो ये इंसिडेंस एंगल और जो रिफ्रैक्शन एंगल था ये आपने देख लिया इसमें। ठीक, अब माना ये जो ओ है, ये जो इंसिडेंट रे है ओ एन जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ माना जो एंगल बना रही है, दैट इज थीटा वन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा वन। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे ये गई, रिफ्रैक्ट हुई इस तरीके से। अब मैं इस रिफ्रैक्टेड रे को क्या करूं, पीछे की तरफ मिला दूं, सॉरी, ये इस तरीके से, ये। ठीक है, तो ये जो है वो एक पॉइंट इधर आई पॉइंट पर जो है वो क्या कर रही है, मीट कर रही है। ठीक है, आई पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट करती है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, और एक एंगल बना रही है, वो क्या है, वो एंगल, दैट एंगल इज दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज व्हाट, थीटा टू। ये एंगल क्या है, थीटा टू एंगल है। ओके, और सी ओ की जो डिस्टेंस है वो हमें पता है आर अपॉन म्यू है। तो अब हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, एन पॉइंट पे। तो एन पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। ओके, सो दिस एन पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ को जब अप्लाई करेंगे तो हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक, और म्यू टू क्या है यहाँ पर, म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दैट इज 1। ठीक है, एंड म्यू वन इज म्यू माना है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं एंड दैट ट्राइंगल इज ट्राइंगल NOC। कौन सा ट्राइंगल है इस फिगर में देख लीजिए, ये है ट्राइंगल NOC, ये वाला जो ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर अलग से बना लिया, ये इसमें ये देख लो ONC जो एंगल है वो कितना है, आई है, और जो एंगल CON है दैट इज थीटा वन। ओके, सो यही है, यहीं से ONC जो है वो क्या है, आई है, और NOC जो है वो है थीटा वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन लॉ लगाएंगे, तो साइन लॉ में क्या होगा, साइन आई यानी कि ये वाला एंगल है, इसके सामने वाला जो नॉर्मल है यानी कि ये। ठीक, तो साइन आई अपॉन OC, और दूसरा जो एंगल है वो कौन सा है, थीटा वन। सो इसके सामने वाला जो नॉर्मल है वो ये है। ठीक है, तो साइन थीटा वन अपॉन NC, तो साइन यहाँ से आ गया आपका साइन आई अपॉन OC इज इक्वल टू साइन थीटा वन अपॉन NC। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि साइन आई, सॉरी,
साइन आई अपॉन ओ सी। ओ सी की वैल्यू क्या आ जाए यहाँ देखो इस डायग्राम में, सॉरी, ओ सी की वैल्यू क्या है, ये ओ सी की वैल्यू तो क्या है आर अपॉन म्यू, और साइन थीटा वन अपॉन क्या था एन सी, दिस एन सी। एन सी क्या है, मैंने कहा था, मैंने आपको बताया था कि सी से पी तक की जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सी से यानी कि इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर, स्फेरिकल सरफेस पे जो परपेंडिकुलर है वो है आर, तो ये भी आर होगा। ठीक है, तो क्या ये सी एन जो है ये भी क्या आर नहीं होगा? ओके, सो अपॉन एन सी की वैल्यू लिख दी हमने, साइन थीटा वन अपॉन एन सी यानी कि आर। तो इसको सॉल्व कर लो, म्यू ऊपर चला गया, म्यू साइन आई अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा वन अपॉन आर। सो म्यू साइन आई इज इक्वल टू साइन थीटा वन। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन थीटा वन इज इक्वल टू हो गया आपका वन अपॉन म्यू। ये इक्वेशन मान लिया हमने, इक्वेशन टू। ओके, सो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को देखो अब। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इक्वेशन वन दिस एंड इक्वेशन टू दिस, ये दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड तो अलग अलग है बट राइट हैंड साइड देखो ये दोनों क्या है, बराबर हो, वन अपॉन म्यू वन अपॉन म्यू। तो कंपेयर करेंगे हम तो यानी कि ये हो जाएगा कंपेयर वन, कंपेयरिंग वन एंड टू, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ से आया साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ से आया साइन आई अपॉन साइन थीटा वन, तो ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर, वी गेट साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन थीटा वन। तो साइन आई से साइन आई कैंसिल, सो इट विल बी साइन आर इज इक्वल टू साइन थीटा वन, और वी कैन से दैट थीटा वन इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो इक्वेशन थ्री हमें यहाँ से मिल गई। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थ्री हमें यहाँ से मिल गई। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे किसमें, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एन ओ आई। अब ये ट्राइंगल एन ओ आई का है, ये तो मैंने ट्राइंगल्स अलग से बना रखे बट ये ट्राइंगल्स हैं कहाँ इस डायग्राम में, मैं वो दिखा देती हूँ। ट्राइंगल एन ओ आई, ट्राइंगल एन ओ आई, दिस ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल एन ओ आई, ये ट्राइंगल क्या है, एन ओ आई ट्राइंगल है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में जो एंगल्स हैं वो भी देख लो आप, ये इस ट्राइंगल में एक तो ये वाला एंगल है, ये क्या है एंगल, थीटा टू है, सॉरी दिस एंगल इज थीटा टू एंगल। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल हम देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये तो एंगल थीटा टू है। अच्छा, और इस ट्राइंगल में अब एक ये वाला एंगल जो है वो एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, सॉरी ये एंगल जो है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ये नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेम यही तो है। तो इस, ये जो है आर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, ये पूरा जो है वो कितना हो गया, आर। ठीक, सो सॉरी हम जो ट्राइंगल ले रहे थे ना वो ये वाला ले रहे थे, ये वाला एन ओ आई है, ये वाला ट्राइंगल ले रहे थे हम। ठीक, तो हमें जो ट्राइंगल, हमें ये वाला जो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल नहीं पता, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें पता है ये वाला एंगल जो पूरा है वो आर है। ठीक है, और ये जो छोटा सा एंगल है ये वाला, ये आई एंगल है, एंगल ओ एन और सी। ठीक है, तो ये पूरा आर है, ये पूरा आई है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, दैट विल बी आर माइनस आई, होगा कि नहीं होगा। तो ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज एन ओ आई में देखो जो कोण आई एन ओ है वो होगा आर माइनस आई। ठीक, आर माइनस आई। अब ये वाला एंगल निकालना रह गया इस ट्राइंगल में, ये वाला, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा बताओ, ये थीटा वन है, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, दिस इज 180 माइनस थीटा वन। ठीक है, अब हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो ट्रायंगल एन ओ आई, ये यहाँ पर दिखा रखा मैंने वो ट्रायंगल एन ओ आई। ठीक है, ये वाला, तो ये हमने निकाल लिया। इसमें ये वाला एंगल जो होगा वो होगा आर माइनस आई, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल है 180 माइनस थीटा वन, और ये वाला एंगल है थीटा टू।
सो थीटा टू, तीनों का सम कर लो, तीनों का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री का। तो थीटा टू प्लस 180 माइनस थीटा वन प्लस आर माइनस आई इज इक्वल टू 180। सो थीटा टू प्लस 180 माइनस 180 माइनस थीटा वन, इस थीटा वन को मैंने लिख दिया आर, कहाँ से, इक्वेशन 3 से ये, ठीक है। तो इक्वेशन 3 से थीटा वन इज इक्वल टू क्या है, आर है। सो 180 माइनस आर प्लस आर माइनस आई, सो आर से आर कैंसिल हो गया और यहाँ 180 से इधर 180 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, थीटा टू माइनस आई इज इक्वल टू 0। सो थीटा टू माइनस आई इज इक्वल टू 0, थीटा टू इज इक्वल टू आई। सो थीटा टू की वैल्यू आ गई आई, इसे इक्वेशन हमने 4 मान ली, ठीक है। नेक्स्ट हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे अब ट्राइंगल एन सी आई में। अब ये ट्राइंगल जो एन सी आई है ये भी देख लो कहाँ है, ट्राइंगल एन सी आई, एन सी, ये वाला, इस ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल जो है मैंने नीचे भी बना रखा है, ये वाला एंगल जो है थीटा टू है और ये वाला एंगल जो है वो आर है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें साइन लॉ जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो साइन लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला जो हमने ट्राइंगल मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो दिस एंगल इज आर एंड दिस एंगल इज थीटा टू, ये हमने अभी ऊपर वाला जो मेन डायग्राम है उसमें भी देख लिया, ठीक है। तो अप्लाई कर लेते हैं साइन लॉ। तो साइन थीटा टू, इस वाले देखो साइन थीटा टू, इसके सामने वाला जो नॉर्मल है वो कौन सा है, एन सी। तो साइन थीटा टू अपॉन एन सी इज इक्वल टू साइन आर अपॉन दिस साइन आई, साइन आर, सॉरी साइन आर, इसके सामने वाला जो नॉर्मल है कौन सा, सी आई। तो साइन थीटा टू अपॉन एन सी इज इक्वल टू साइन आर अपॉन सी आई, ओके। तो साइन थीटा टू अपॉन आर, ये जो एन सी है, एन सी, इस एन सी की वैल्यू कितनी है हमें पता था कितनी, कैपिटल आर है, ये वही है एन सी, ये वाली, ये एन सी, तो ये क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है हमने। तो एन सी साइन थीटा टू अपॉन एन सी इज इक्वल टू कैपिटल आर है यहाँ पर एन सी, तो साइन थीटा टू अपॉन आर, और साइन आर अपॉन सी आई, सी आई की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है। तो सी आई की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमारा टास्क था। तो साइन आई अपॉन आर इज इक्वल टू साइन आर अपॉन सी आई। अच्छा ये कहाँ से आया, साइन थीटा टू की जगह पे हमने लिख दिया साइन आई, यानी थीटा टू की जगह पे हमने आई लिख दिया, कहाँ से, इक्वेशन 4 से, ठीक है। तो साइन आई अपॉन आर इज इक्वल टू साइन आर अपॉन सी आई। तो यहाँ से साइन आई और साइन आर का रेशियो निकाल लो, साइन आर को इधर ले जा लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू व्हाट, आर अपॉन सी आई। सो इसे इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ओके। नाउ यूजिंग इक्वेशन वन जो थी वो क्या थी आपकी, ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, ओके। सो इक्वेशन 1 का यूज़ करके हमें पता है, देखो ये जो इक्वेशन 5 है, ये जो इक्वेशन 5 आई, दिस इक्वेशन और दिस वन इक्वेशन, इसको कंपेयर कर सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 को। सो वी विल गेट आर अपॉन सी आई, आर अपॉन सी आई, देखो यहाँ आर अपॉन सी आई और यहाँ क्या है 1 अपॉन म्यू। सो आर अपॉन सी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, ओके। सो सी आई इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू आर, ठीक। तो सी आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, म्यू इंटू आर, ठीक है। तो सी आई यानी कि हमने फाइंड आउट कर लिया है, सी आई इज म्यू इंटू कैपिटल आर, where mu is the refractive index of what, medium 1 and r is the radius of curvature। और CO की वैल्यू हमने पहले से हमें पता थी, r अपॉन म्यू, ठीक है। अच्छा ये तो बात हुई कि जब हमने μ1 जो माना था उसकी वैल्यू मानी थी, उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमने माना था μ1 है, जो कि म्यू के बराबर है, और जो दूसरा मीडियम हमने एयर मान लिया था जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमें पता है वो 1 होता है, ठीक है। बट अगर
इन केस N1 और N2 या सॉरी μ1 और μ2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं मीडियम 1 और मीडियम 2 की, तो उसके फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो हम देख सकते हैं कि हमने जो है यहाँ पर सबसे शुरू में हमने देखा था μ1 अपॉन μ2 जो है वो आया था कितना, म्यू था, ठीक है। तो हम म्यू की जगह पे जो है क्या लिख सकते हैं, μ1 अपॉन μ2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हम लिख लेते हैं CO के लिए जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, देखो म्यू की जगह पे μ1 अपॉन μ2 लिख दो, म्यू की जगह पे क्या लिख दो, μ1 अपॉन μ2। तो यहाँ CO इज इक्वल टू R अपॉन म्यू है, तो म्यू की जगह पे हम μ1 अपॉन μ2 लिख लेते हैं। तो R अपॉन μ1 डिवाइड बाई μ2, ये μ2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी CO की, दैट इज μ2 R अपॉन μ1, ठीक है। ऐसे ही CI की वैल्यू जो है वो कितनी है, μ1 अपॉन μ2 इंटू R। ये कैसे आई, क्योंकि हमने CI की वैल्यू अभी देखी कितनी आई थी, म्यू R, तो म्यू की जगह पे हम μ1 अपॉन μ2 रख देते हैं ये, तो CI इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू R, ठीक है। तो ये जो केस था ये किसके लिए था, डेंसर टू रेयरर, ओके। सो जो आई पॉइंट है विल बी फ्री फ्रॉम दी एबरेशंस, जैसे कि हमने देखा कि जो स्मॉल एंगल्स के लिए हमने देखा कि एक ही पॉइंट पर जो है कन्वर्ज होती हैं सारी इमेनेटिंग रेज जो होंगी ऑब्जेक्ट पॉइंट से, वो एक ही पॉइंट पर जो है वो क्या होती है, कन्वर्ज होती हैं। और ये जो अप्रॉक्सीमेशन हम लेते हैं कि स्मॉल एंगल से होने आने वाली जितनी भी रेज हैं वो सब जो हैं वो एक पॉइंट पे क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, एंड दिस अप्रॉक्सीमेशन इज कॉल्ड पैरेक्शियल अप्रॉक्सीमेशन। और जितनी भी वो स्मॉल एंगल्स वाली जो रेज होंगी उनको हम पैरेक्शियल रेज कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। सो इस पैरेक्शियल अप्रॉक्सीमेशन को मान करके जो हमारी इमेज फॉर्म होगी, दैट इमेज एंड दैट आई पॉइंट, वी कैन से दैट आई पॉइंट इट विल बी फ्री फ्रॉम एबरेशंस। तो हमें जो है कई पॉइंट्स नहीं मिल करके हमें एक ही पॉइंट मिलेगा, सो हम कह सकते हैं जो इमेज मिलेगा वो फ्री होगा, एबरेशंस फ्री होगा, ठीक है। तो ये तो केस था किसका, अगर जो लाइट रे है वो डेंसर टू रेयरर जा रही है, ये वाला जो केस था वो था अगर जो है लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है, ठीक है। अब अगर जो केस है वो ये हो कि लाइट रे जो है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही हो, तो रेयरर टू डेंसर मीडियम में आपको पता है कि अगर ये ओ पॉइंट जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है यहाँ से जाने वाली जो रे होंगी वो इस तरीके से होगी, ये तो सपोज ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसको अगर हम पीछे मिलाएंगे तो ये इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ से जितनी भी रेज होंगी, जितनी भी रेज निकलेंगी ओ पॉइंट से, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस पे जितनी भी पॉइंट्स निकलेंगी, जितनी भी रेज निकलेंगी, वो सब जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी उनको अगर हम इसको वापस पीछे खींचें तो ये आई पॉइंट पे क्या मिलेगी, हमें एक इमेज मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस केस में जो वैल्यू है CO और CI की वो सेम ही रहेगी, ये ध्यान रखना आप। ये देखो CO की वैल्यू जो है ये CO दैट इज μ2 अपॉन μ1 इंटू R, क्या यहाँ पर भी यही था, CO यस μ2 अपॉन μ1 इंटू R, ठीक है। और CI जो है यहाँ पर है μ1 अपॉन μ2 इंटू R, तो यही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो अगर जो है बट यहाँ पर μ1 और μ2 जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पर रेयरर टू डेंसर है। सो जो रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए जब हम देखेंगे तो C जो O होगा, अगर वो μ2 अपॉन μ1 R डिस्टेंस पे हमें O पॉइंट है हमारा C से, तो जो हमें इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो किस डिस्टेंस पे मिलेगी, R इंटू μ1 अपॉन μ2 डिस्टेंस पे, ठीक है। सो ये तो आपका था ए प्लेनेटिक पॉइंट्स, ये जो O और I पॉइंट्स हमें मिलते हैं
these O and I points, these are the aplanatic points of स्फीयर। ठीक है, ये एप्लैनेटिक पॉइंट्स हैं स्फीयर के। ठीक, अब जो कल हमने कई जनरल रिलेशनशिप्स पढ़े थे, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना था, वो भूल गई शायद। मैंने कल जो नोट्स का पीडीएफ डाला है उसमें मैंने ये लिखा था, बट मैं आपको उसमें लेक्चर में डिलीवर करना भूल गई थी। तो न्यूटन्स फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, ओके। न्यूटन्स फॉर्मूला फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला जो है वो होता है आपका, सॉरी क्या हो रहा है, न्यूटन्स फॉर्मूला जो है वो होता है आपका ये x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2। ठीक है, अभी जो x1 x2 है, f1 f2 तो आपको पता है फोकल पॉइंट्स हैं। फर्स्ट फोकल पॉइंट f1 एंड सेकंड फोकल पॉइंट f2। ठीक है, और ये जो x1 और x2 है ये क्या है, ये है फर्स्ट फोकल, सॉरी ये फर्स्ट f1 और f2 जो है वो फोकल लेंथ है। हाँ, फोकल लेंथ, f1 फोकल लेंथ एंड f2 फोकल लेंथ। सो f1 एंड f2 आर दी फोकल लेंथ्स। ठीक है, सो ओ, आप कहीं प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये है फोकल लेंथ्स बोल रही हूँ मैं, ठीक है, लेंस नहीं बोल रही, फोकल लेंथ्स। सो f1 और o की जो डिस्टेंस है, यानी कि ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फोकल पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको माना था हमने x1। ठीक है, और फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से जो फर्स्ट फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है उसको तो हम फोकल लेंथ कहते हैं, आपको पता है। ऐसी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से दूसरे फोकल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ f2। ओके, सो इन दोनों की, इन चारों पॉइंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो है x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2। ये हमने प्रूफ भी किया है न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये आप पीछे जो है पीछे के लेक्चर्स में देख सकते हो। सो ये जब हमने प्रूफ किया था, ये यहाँ पर भी मैंने अगेन शायद प्रूफ किया हुआ है, ये आप फिर से देख लेना कि ये इन सिमिलर ट्राइंगल्स ले करके h1b1 f1, दिस h1b1 f1 ये ट्राइंगल, और o डैश f1 o डैश f1, ये दोनों ट्राइंगल्स लेकर के, सिमिलर ट्राइंगल्स लेकर के इनकी भुजाओं का अनुपात हमने ये निकाल के फिर यहाँ से जो है आपका y2/y1 की वैल्यू है -f1/x1 ये। ठीक है, और ऐसे ही दो सिमिलर ट्राइंगल्स लेने हैं हमने, बहुत ईजी है ये न्यूटन फॉर्मूला निकालना। हाँ, यहाँ जो है एक तो यहाँ पर आप इंसिडेंट वाले पार्ट में दो सिमिलर ट्राइंगल ले लो, और एक यहाँ जो है रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट में दो सिमिलर ट्राइंगल ले लो। ठीक है, और उन दोनों में जो है, उन दोनों की जो है ये भुजाओं का अनुपात जो है वो दिखा लो इक्वल, और फिर आपको दो रिलेशंस मिलेंगे, उन दोनों रिलेशंस को फिर क्या करना है, इक्वेट करना है। तो वही यहाँ पे किया हुआ है। ऐसी सिमिलर ट्राइंगल जो है ये वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल्स ले रखे हैं, उससे हमें जो एक रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा y2 माइनस y2/y1 इज इक्वल टू x2/f2। ठीक है, और इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने इक्वेट कर दिया था, तो वो हमें मिल गया था x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2। ठीक है, अब जैसे हमने कल पढ़ा था, इफ़ मीडियम जो है दोनों साइड का, यानी कि ये μ1 और μ2 अगर सेम हो, यानी कि मीडियम दोनों साइड का जो है वो सेम है, μ1 इज इक्वल टू μ2। ठीक है, लेंस सिस्टम की दोनों साइड का अगर जो मीडियम है वो सेम है, तो हमने कल प्रूफ किया था कि f2 इज इक्वल टू आया था हमारे पास क्या, ये f2 इज इक्वल टू माइनस f1 इज इक्वल टू f। ठीक है, तो ये f1 f2 की वैल्यू अगर मैं इस न्यूटन्स फॉर्मूले में रख दूँ, इस न्यूटन्स फॉर्मूले में यहाँ, तो हमें क्या मिलेगा, x1 x2 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f, और f2 इज इक्वल टू f, तो कितना है -f²। ठीक है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला यहाँ पर थिन लेंस के लिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -f²। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके।